हेलो दोस्तों, सभी को राम राम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चल रही है हमारी सुपर 25 की सीरीज, धमाकेदार सीरीज, जबरदस्त सीरीज, बेहतरीन सीरीज। और आज इस वीडियो का आएगा हमारा छठा लेक्चर और इस छठे लेक्चर को बिना देर करे शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आवृत बीजी पौधों का जनन अंग। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात तो आपको बता दें कि आवृत बीजी पौधे और अनावृत बीजी पौधे दो टाइप के पेड़ पौधे होते हैं। कौन कौन से? आवृत बीजी और अनावृत बीजी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स। तो याद रखना दोस्तों, जो मेन पहचान है वो ये है कि जो आवृत बीजी पौधे होंगे उनमें हमेशा मोस्टली 99.9% पुष्प लगते हैं। क्या लगते हैं? पुष्प लगते हैं, फ्लावर लगते हैं। ये है आवृत बीजी पौधों की पहचान। तो यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आवृत बीजी पौधों का जनन अंग, इसका मतलब कि इन पौधों का ऐसा कौन सा अंग होता है जो कि जनन में इनकी सहायता करता है, रिप्रोडक्शन में इनकी हेल्प करता है। तो आपको सबको पता होना चाहिए कि वो अंग कौन सा होता है दोस्तों, तो पुष्प होता है। ठीक है, तो याद रखना पुष्प ही होता है। और आपको बताएं कि पुष्प ही वो है जिसके ऊपर पाए जाते हैं, आप समझ गए होंगे, पुमंग और जायांग। पुमंग और जायांग से मेरा मतलब कि पुमंग कैसा पार्ट है? नर पार्ट है। और जायांग कैसा पार्ट है? मादा पार्ट है। और जहां पर नर और मादा होंगे वहां पर जनन होगा। और जनन अंग कौन सा होगा? पुष्प होगा। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों, जोश कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक चीज इमेजिन करो, एक छोटी सी बात आपको बताऊं कि जब मांझी, नाम सुना होगा आपने मांझी का, दशरथ मांझी, जिसके ऊपर पिक्चर बन चुकी है। तो जरा सोचो कि उस एक आदमी ने अकेले अपनी हिम्मत से पूरे पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया था। तो ये कंपटीशन तो बड़ी छोटी चीज है। हम और आप जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उसी का डायलॉग है। और उसी के इस बेहतरीन डायलॉग के साथ और नवाजुद्दीन भाई को नमस्कार करते हुए आगे बढ़ते हैं। लिखा है आम का वानस्पतिक नाम। ठीक है दोस्तों, तो आम का वानस्पतिक नाम पूछा है। नाम याद रखना दोस्तों, मैग्नीफेरा इंडिका। क्या नाम है दोस्तों? मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, तो याद रखें आम का वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा? मैग्नीफेरा इंडिका। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लिखा है सबसे लंबा जीवित वृक्ष। देखो भाई, यहां पे आपको दो आंसर इसके कंफ्यूज कर सकते हैं। एक आंसर तो होता है यूकेलिप्टिस और दूसरा आंसर होता है सेकोया। तो यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष, तो इसका आंसर क्या होता है? सेकोया। क्या नाम होता है? सेकोया। एक वृक्ष है दोस्तों जिसका नाम है रेडवुड सेकोया। तो वो सबसे लंबा वृक्ष है, जीवित वृक्ष है अभी है इस समय पे। तो याद रखना इसका उत्तर क्या हो जाता है? रेडवुड सेकोया। और वैसे जो नॉर्मल में और जो लंबे लंबे ट्रीज होते हैं उसमें जो मेन है, जो हेड पे आता है, वो होता है यूकेलिप्टिस। लेकिन यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकोया। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? इसका मतलब कि किसमें विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो दोस्तों आपको इसका उत्तर बताते हुए मुझे अच्छा लगेगा कि इसका आंसर होता है आंवला। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना आंवले में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। वैसे तो खट्टी चीजें जो मोस्टली हैं, जैसे कि आप कह सकते हो नींबू होता है या मौसमी है, तो इन चीजों में विटामिन सी होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है वो किसमें होती है? आंवले में होती है। और दोस्तों आज आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आप आंसर हमें अपने कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह बताएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग हमें पूरा प्यार दे रहे हैं, पूरा साथ दे रहे हैं। आप लोग वीडियो देखते भी हैं, उस पर कमेंट भी करते हैं और वीडियो को लाइक तो कर ही देते हैं, और जिससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। डिसलाइक वालों से मुझे और ज्यादा प्यार है। अगर आप हमारे वीडियो को डिसलाइक भी करते हो तो कहीं ना कहीं आप भी हमारे दिल में जुड़े हुए हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो गया? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा हो जाता है? आंवला हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा दोस्तों जीन शब्द का प्रयोग। हां, एक बात बताना भूल गया, मैंने अभी अभी आपसे बोला था एक क्वेश्चन पूछूंगा। आपका क्वेश्चन यह है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? मतलब जिस तरह से विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें होता है? आंवले में। ठीक उसी तरीके से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ये वाली बात हमें अपने आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ रहे। तो लिखा है जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो याद रखना, देखो यहां पे आपको बता दें, जो सबसे पहले जो आंसर आएगा वो नाम यहां पे वो क्या होगा? जोहानसन। क्या नाम है? जोहानसन। लेकिन क्वेश्चन क्या है जरा देखो कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया,
तो अगर शब्द के प्रयोग की बात आएगी तो आंसर हमेशा आप लोग क्या लगाओगे, जोहानसन लगाओगे। लेकिन अगर क्वेश्चन बने कि जीन का संश्लेषण किसने किया, कहने का मतलब कि कोशिका से जीन को पृथक किसने किया, तो नाम दोस्तों आएगा खुराना जी का, डॉक्टर हरगोविंद खुराना का नाम आएगा, जिन्होंने कोशिका से जीन को संश्लेषित किया था, अलग कर दिया था। ठीक है दोस्तों, और जीन कहां पाए जाते हैं, तो डीएनए के ऊपर पाए जाते हैं, डीएनए का एक हिस्सा होते हैं। और जीन्स होते क्या हैं, तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि ये असल में एक टाइप के प्रोटीन है दोस्तों, पहले ही बता दें, ये एक टाइप के प्रोटीन है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में गुणों को ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन सिर्फ 25 नहीं होते, इनके इस बारे में मैं आपको कोशिश करता हूं कि जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखा पाऊं उतनी सिखा देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है डीएनए का मॉडल दिया। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि डीएनए कुछ देखने में इस तरह से होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, डबल हेलिक्स क्यों बोला, क्योंकि एक हेलिक्स ऐसी है और एक हेलिक्स ऐसी है, दो कुंडलियां हैं। तो याद रखना दोस्तों, यहां पे दो नाम आते हैं। पहला नाम तो आपको सुना ही होगा, आप दोनों ने दोनों नाम ही सुने होंगे, वाटसन एवं क्रिक। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक। इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। चलो आगे देखते हैं। लिखा है दोस्तों आरएनए के प्रकार। अब समझो बात को, यहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आरएनए कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना कि आरएनए हमेशा 3 टाइप का होता है। कितने बोले, 3 टाइप का। एक होता है दोस्तों एमआरएनए, जिसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, हिंदी में संदेशवाहक आरएनए, एक हो गया। नंबर 2 पे दोस्तों आरआरएनए, जिसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, क्योंकि राइबोसोम पे होता है इसलिए उसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। और तीसरा होता है दोस्तों टीआरएनए, जिसको आप लोग ट्रांसफर आरएनए बोलते हो या स्थानांतरण आरएनए बोलते हैं हम लोग। तो इसका मतलब क्वेश्चन था कि आरएनए के प्रकार कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। पहला वाला मैंने क्या बोला, एमआरएनए, दूसरा होता है आरआरएनए और तीसरा होता है टीआरएनए। उम्मीद है इतनी बात से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो और इसकी जो मेन पूरा डिस्क्रिप्शन है वो आप हमारे वीडियो लेक्चर लगातार देखते रहिए। आपको मैं हर चीज के बारे में उम्मीद करूंगा जितना ज्यादा सिखा पाऊंगा, जो कि आपके करियर में हेल्प करेगा, उतना मैं सिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है गुणसूत्र की खोज, और इसके जस्ट बाद एक नाम लिखा है गुणसूत्र का नामकरण। तो इसका मतलब कि खोज किसी और ने की है और नामकरण किसी और ने किया है। क्वेश्चन बनता है गुणसूत्र की खोज किसने की, तो दोस्तों आप लोग नाम बताएंगे हमेशा स्ट्रॉसबर्गर का। क्या नाम है, स्ट्रॉसबर्गर, या बर्गर कुछ भी कर लो, ये बर्गर समझ गए होगे वो वाला नहीं है जिसको तुम ऑर्डर कर लेते हो, ये बहुत बड़ा नाम है अपने आप में। गुणसूत्र की खोज स्ट्रॉसबर्गर ने की थी। और अगले नंबर पे लिखा है गुणसूत्र का नामकरण। तो नाम मत भूलना दोस्तों, वाल्डेयर। क्या नाम है, वाल्डेयर। ठीक है, तो अब यहां पे 2 क्वेश्चन गुणसूत्रों से रिलेटेड हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, गुणसूत्र की खोज, तो स्ट्रॉसबर्गर, और अगर नाम आए गुणसूत्र का नामकरण तो आंसर क्या हो जाएगा, वाल्डेयर। अब समझो बात को, अब यहां पे एक और नाम नीचे लिखा है मैंने आपके लिए, सटन व बोवेरी। अब ये नाम यहां क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों भी साइंटिस्ट हैं और आपको बताने में मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि यही वो दोनों साइंटिस्ट हैं जिन लोगों ने यह बताया था कि गुणसूत्र ही ऐसी संरचना है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को ले जाने का काम करती है। समझ में आ गया दोस्तों, मतलब गुणसूत्र ही वो होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को ले जाने का काम करते हैं। ये बात किसने बताई थी, सटन और बोवेरी ने। इसका मतलब गुणसूत्रों से रिलेटेड 3 बातें तैयार हो गई। नंबर 1, खोज किसने करी, स्ट्रॉसबर्गर ने। नंबर 2, नामकरण किसने किया, वाल्डेयर ने। नंबर 3, यह किसने बताया कि गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को ले जाते हैं, तो नाम है सटन और बोवेरी। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है मनुष्य में गुणसूत्र। अब मनुष्यों की बात है दोस्तों, तो आप सबको मालूम होना ही चाहिए हर कीमत पे कि हम लोगों में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 होते हैं। मैं अक्सर अपनी कोचिंग में बच्चों को भ्रमित करने के लिए पूछता हूं कि अगर नर में 46 तो मादा में कितने, और मुझे उत्तर मिलता भी मेरे हिसाब से, कोई कहता है 44, कोई कहता है 47, कोई कहता है 48। तो अगर आपके मन में भी ऐसा कंफ्यूजन है तो इस कंफ्यूजन को बिल्कुल दूर कर दो, क्योंकि नर में भी 46 होते हैं और मादा में भी 46 होते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चे हैं कुछ भी कहते हैं। क्या लिखा सामने, युग्मक में गुणसूत्र।
कभी हम भी बच्चे थे, ऐसा नहीं है कि वो बच्चे गलत करते, हम भी बच्चे थे, हमने भी गलत उत्तर दिए, लेकिन सीखते रहना चाहिए। क्या लिखा सामने, युग्मक में गुणसूत्र। अब एक वर्ड आया है युग्मक। देखो दोस्तों, एक होता है नर युग्मक, एक होता है मादा युग्मक। नर युग्मक का मतलब होता है शुक्राणु और मादा युग्मक का मतलब होता है अंडाणु। मतलब यह हुआ कि जो युग्मक वर्ड है वो कॉमन है, वो नर और मादा के लिए कॉमन है। उसको आप बोलोगे कैसे कि नर युग्मक क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा शुक्राणु, और आप बोलोगे मादा युग्मक क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा अंडाणु। ठीक है, तो याद रखना कि चाहे नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो, उसमें गुणसूत्रों की संख्या हमेशा आधी होती है। मतलब अगर किसी जीव में कुल गुणसूत्र जितने हैं उसकी ठीक आधी संख्या होगी युग्मकों में। तो याद रखना कि यहां पे लिखा है युग्मक में गुणसूत्र। तो मनुष्य की ही बात अगर हम करें तो अगर हम लोगों में टोटल कितने गुणसूत्र हैं बेटा, 46। तो हमने अभी आपसे बोली कि जितने कुल गुणसूत्र होते हैं युग्मक में उसके ठीक आधे हो जाते हैं। चाहे तुम किसी भी जीव में ले लो, चाहे तुम किसी भी जीव में ले लो बेटा, ठीक है, युग्मक में हमेशा गुणसूत्र आधे ही होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब इसमें कितने हो जाएंगे दोस्तों, 23 हो जाएंगे। याद रखना इसमें हो जाएंगे 23। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कैंसर का अध्ययन। अब एक क्वेश्चन बना, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है। तो याद रखना एक नाम है ऑन्कोलॉजी। क्या नाम है दोस्तों, ऑन्कोलॉजी। इसका मतलब कि कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी कहलाता है। एक साइंस की स्ट्रीम है जिसको हम लोग कहते हैं ऑन्कोलॉजी, और इसका मतलब क्या हो गया कि ये कैंसर का अध्ययन कराने वाली शाखा होती है। चलो दोस्तों, वीडियो मिडिल में है, मजा आ रहा है मुझे तो पढ़ाने में, और उम्मीद है आपको भी समझ में आ रहा होगा। तो जोश और जवानी बरकरार रखिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा सामने, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ। अब सोचो यार, क्या बोला, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ, मतलब ऐसा पदार्थ जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को ले जा रहा है, उस पदार्थ का नाम क्या है। तो उस पदार्थ का नाम सबको मालूम होगा भैया, खूब बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा नाम है। क्या नाम है, डीएनए। लंबा चौड़ा नहीं है ना, तुम कहोगे सर छोटा सा है, चलो कोई बात नहीं, तो पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है दोस्तों, याद रखना डीएनए। चलिए आगे बढ़ो। लिखा सामने पावर हाउस ऑफ सेल। अब समझो बात हो रही है पावर हाउस की। अब पावर हाउस का मतलब कि जो ऊर्जा देगा, जो एनर्जी देगा, कौन देता है, पावर हाउस देता है ना। लाइट हम लोगों के घर में कहां से आ रही है, पावर हाउस से। तो इसी तरीके से हम लोगों के शरीर में लाइट कहां से आ रही है, जो मैं तुमसे बात कर रहा हूं, इतनी एनर्जी से पढ़ा रहा हूं, और तुम इतने एनर्जी से हमारे वीडियोस को लाइक करते हो, हमारा साथ देते हो, ये एनर्जी कहां से आ रही है। तो नाम ध्यान रखना दोस्तों, कोई और नाम नहीं है, ये नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है दोस्तों, तो माइटोकॉन्ड्रिया को अपने अंदर हमेशा सेव करके रखो और यही एनर्जी देता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लिखा है मनुष्य में द्विगुणित गुणसूत्र। अब देखो समझो बात को, अगर हमारे जितने टोटल गुणसूत्र होते हैं, मतलब अभी मैंने बोला टोटल कितने होते हैं, 46, तो जो टोटल होते हैं वही असल में कौन से होते हैं, द्विगुणित होते हैं। याद रखना दोस्तों, इसका मतलब क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में द्विगुणित गुणसूत्र। तो अपने मन में सोच लिया करो कि जरूर 100% बात कुल गुणसूत्रों की हो रही है। देखो मैं आपको ट्रिक बताऊं, ट्रिक सुनना, द्विगुणित आ जाए या कुल आ जाए, बात एक ही होती है। इसका मतलब द्विगुणित गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, 46। अब एक चीज सोचो, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है, द्विगुणित, तो याद रखना दोस्तों एक होता है अगुणित। क्या होता है, अगुणित। तो याद रखना कि अगुणित का मतलब होता है आधे। अगुणित का मतलब क्या होता है, आधे। तो यहां पे 46 है कुल मिला के, तो अगुणित कितने हो जाएंगे बेटा, 23 हो जाएंगे। और याद रखना कि युग्मकों में हमेशा गुणसूत्र कितने होते हैं, 23, मतलब अगुणित होते हैं। वो मैंने तुम्हें यहां पे पहले ही समझा दिया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है बात समझ में आ भी गई होगी तुम्हें। चलो आगे बढ़ो बिना देर करे। अगला लिखा है राइबोसोम का कार्य। अब क्वेश्चन बनता है कि राइबोसोम, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री। क्या बोला था, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री। तो आंसर क्या आया था, राइबोसोम। और यहां पे भी क्या लिखा है, राइबोसोम। इसका मतलब क्या हुआ कि राइबोसोम का कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोटीन संश्लेषण। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोटीन संश्लेषण। याद रखना प्रोटीन संश्लेषण करता है राइबोसोम। ठीक है भाई, उम्मीद है बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ो। लिखा है कॉकरोच की त्वचा बनी होती है। अब बात आई कि कॉकरोच की जो त्वचा है, कॉकरोच की जो ऊपर स्किन है, वो किसकी बनी है। तो याद रखना दोस्तों एक पदार्थ होता है जिसका नाम है काइटिन। क्या लिखा, काइटिन।
अब ये काइटिन है क्या, तो आपको बताने में मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि काइटिन एक टाइप का पॉलीसैकेराइड होता है। क्या होता है दोस्तों? पॉलीसैकेराइड होता है काइटिन, ठीक है। और पॉलीसैकेराइड क्या है वो मैं आपको अपने सैकेराइड वाले वीडियो में पूरा समझा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैंने समझाया तो भाई वही वाली बात की वीडियो पहुंचेगा लंबा चौड़ा, फिर आप कहोगे सर पका दिया आपने। तो फिलहाल याद कर लो अपने पॉइंट को। क्या लिखा? कॉकरोच की त्वचा बनी होती है, किसकी बनी होती दोस्तों? काइटिन की, ठीक है। चलो आगे बढ़े। लिखा हुआ दोस्तों प्लेग फैलता है। अब समझो प्लेग किससे फैलता है, तो याद रखना दोस्तों कि प्लेग फैलता है एक तरीके के जीवाणु से, जिसको बोलते हो बैक्टीरिया से, ठीक है। और उस बैक्टीरिया, प्लेग है क्या समझ गए? चूहों से फैलता है बेटा। चूहों के जो ऊपर एक तरीके से जो जुएं हो जाते हैं, उन जुओं में एक बहुत सूक्ष्म जीव जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं वो रहता है, और उसका नाम है दोस्तों पास्चुरेला पेस्टिस। क्या नाम है? नाम याद करें, पास्चुरेला पेस्टिस, ठीक है दोस्तों। तो पास्चुरेला पेस्टिस ये एक बैक्टीरिया है जिससे फैलता है प्लेग, ठीक है। बड़ी भयंकर बीमारी होती दोस्तों, महामारी। पहले तो मतलब सुना जाता है, मैं तो नहीं था, मतलब मैं छोटा होऊंगा, हो सकता है कि गांव के गांव पूरे खत्म हो जाते थे, इतना भयंकर बीमारी। चलो भाई कोई बात नहीं, भगवान सर सबकी रक्षा करे। अब तो कोरोना फैला हुआ है, इसमें भी कई सारे लोग मतलब अपना अपना जीवन त्याग रहे हैं, लेकिन बड़ा बुरा लगता है देख के। पता नहीं कि कब ये बीमारी खत्म होगी। प्रभु से दुआ है कि जल्दी से जल्दी खत्म हो। फिलहाल अगला क्वेश्चन लिखा है पथरी बनने का कारण। क्या लिखा है? पथरी बनने का कारण। तो याद रखना कि कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या लिखा है दोस्तों? कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है। तो ये एक पदार्थ है बेटा, कैल्शियम ऑक्जेलेट, इससे बनी होती है हमारे गुर्दे की पथरी, ठीक है दोस्तों। गुर्दे की पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगला बढ़ते हैं। लिखा है पीलिया में प्रभावित अंग। इसका मतलब कि जब किसी इंसान को पीलिया होता है तो उसका कौन सा अंग डैमेज होने लगता है, तो इसका उत्तर कुछ और नहीं, इसका उत्तर है दोस्तों यकृत, जिसको तुम लिवर बोलते हो, वो डैमेज हो जाता है। किसमें हो जाता है? पीलिया में। और ये वाला क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है। अभी जो मैंने शुरुआत की है इस वीडियो सीरीज की, यहां पर मैंने बिल्कुल कठिन क्वेश्चन नहीं लिए हैं, लेकिन आप खुद देखोगे कि जैसे जैसे ये सीरीज हमारी बढ़ती जाएगी, आपको क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल जो है वो थोड़ा थोड़ा सा मैं हल्का हल्का सा बढ़ाते चलूंगा, ठीक है दोस्तों। फिलहाल ये मैं आपका बेस मजबूत कर रहा हूं। चलो आगे बढ़ो। लिखा है नर का प्राथमिक जनन अंग, और उसके बाद लिखा है मादा का प्राथमिक जनन अंग। अब ये दोनों का क्या मतलब? यार ये प्राथमिक क्या होता है, तो जरा सुनो बात को। जैसे कि मान लो मैंने यहां पे लिख दिया, यहां लिख दिया नर और यहां लिख दिया मादा। तो याद रखना दोस्तों, नर और मादा हैं तो जनन होगा ही होगा, और जनन होगा तो किन से होगा? जनन अंगों से होगा। तो जनन अंग कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। फिर क्या बोला मैंने? नर और मादा हैं तो जनन होगा, और जनन होगा तो किन से होगा? जनन अंगों से। और जनन अंग कितने टाइप के होते हैं? तो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं दोस्तों प्राथमिक जनन अंग, और दूसरे होते हैं द्वितीयक जनन अंग। अब समझो मैंने क्या बोला? प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग। अब मेरी बात को बहुत मन से सुनो, आत्मा से सुनो, ध्यान देना कि जो प्राथमिक जनन अंग होते हैं उनमें हमेशा युग्मकों का निर्माण होता है, और द्वितीयक जनन अंगों में कभी भी युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, वो केवल जनन में सहायता करते हैं। कहने का मतलब कि शुक्राणु और अंडाणु को जो बनाएगा वही होगा प्राथमिक जनन अंग, और नाम तुम लोगों ने सुने जरूर होंगे वृषण और अंडाशय के। क्या बोला मैंने? वृषण और अंडाशय। तो नर में प्राथमिक जनन अंग कौन होता है बेटा? तो वृषण होता है, जिसको तुम इंग्लिश में टेस्टिस कहते हो। इसी तरीके से जो मादा होती है उसमें प्राथमिक जनन अंग कौन होता है? अंडाशय होता है। क्यों होता है समझ गए होगे? क्योंकि वृषण में क्या बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं, और अंडाशय में क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं, जो दोनों ही क्या हैं दोस्तों? युग्मक हैं। और युग्मक का निर्माण जो करेंगे वही होते हैं प्राथमिक जनन अंग। इसके अलावा जितने भी जनन अंग होंगे दोस्तों, वो जो कि जनन में सहायता कर रहे होंगे, वो सब कैसे होंगे? द्वितीयक जनन अंग होंगे, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, जो कि कौन बनेगा करोड़पति में पूछा गया, केबीसी में पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन। क्या लिखा? ऐसी ग्रंथि जो केवल नर में हो। एक ऐसी ग्रंथि होती है दोस्तों जो सिर्फ नर में होती है, और उस ग्रंथि का नाम होता है दोस्तों प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या लिखा है दोस्तों? प्रोस्टेट
ग्रंथि। ठीक है, तो यह ग्रंथि हमेशा केवल नर में पाई जाएगी, मादा में नहीं होती है। और इस ग्रंथि का काम यह होता है कि ये जो हमारा नर में जो वीर्य बनता है, जिसको तुम सीमन बोलते हो, उस वीर्य को बनाने में हेल्प करती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब अंतिम क्वेश्चन है हमारा आज का, वीडियो लेक्चर होने वाला है एंड, साथ बने रहिए। इसी तरीके से लिखा है प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। तो एक ऐसे रोग की बात चल रही है जो कि प्रोटीन की कमी से होता है। कई सारे एग्जाम में आया क्वेश्चन, और इस रोग का नाम है दोस्तों मेरेस्मस। क्या नाम है? मेरेस्मस। नॉर्मल में तुम इसको सूखा रोग भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सूखा रोग। तो क्या लिखा सामने? मेरेस्मस होता है। किसकी कमी से होता है दोस्तों? प्रोटीन की कमी से होता है। और प्रोटीन एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में हमेशा 15% होता है, यह बात मैंने आपको बता दी है। तो इसी के साथ एंड होते हैं हमारे 25 क्वेश्चन की ये लेक्चर नंबर 6 की सीरीज। उम्मीद करता हूं बात क्लियर हो रही होगी, और बात क्लियर होनी ही चाहिए। और इसी तरीके से हमारे वीडियोस को देखते रहने के लिए इन्हें लाइक कर दिया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना, नहीं तो मिलेंगे स्क्रॉल करते हुए। धन्यवाद दोस्तों।